फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर जो कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला है आपके लिए, जिसमें बात करेंगे हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में से डिस्कस करने से पहले मैं सबसे आपको बता दूं कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ कौन सी चीज़ होती है, पदार्थ क्यों समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं पदार्थ क्या है, हम अपने चारों तरफ एक चीज़ वस्तुएं देखते हैं, अपने चारों तरफ अपने भौतिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, वो सभी क्या है, एक प्रकार की पदार्थ से बने होते हैं। किसी मॉलिक्यूल से बने होते हैं, किसी अणु परमाणु कण आदि से मिलके बने होते हैं, जिसे हम सामान्य रूप से पदार्थ कह देते हैं। अगर मैं बात करूं पदार्थ की जो सच्ची डेफिनेशन की बात करूं तो ये है कि पदार्थ वह चीज़ है, यानी कि पदार्थ वो चीज़ है जो कि स्थान घेरती है तथा जिसे क्या होने का क्या हम महसूस कर सकते हैं, जिसके होने का क्या अनुभव किया जा सकता है, वो सभी क्या है, पदार्थ है। अगर मैं बात करूं फ्रिज, आपका पंखा, आपकी बुक्स, सारी चीज़ें आपकी क्या है, पदार्थ हैं। यहाँ तक कि आपकी हवा जो कि आपको दिखती नहीं है लेकिन महसूस होती है, वो भी पदार्थ है। ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं बात करूं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की तीन अवस्थाएं मुख्यतः रूप से कही जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की मैं बात करूं तो इसकी संरचनाएं काफ़ी जटिल होती है, और द्रव की मैं बात करूं तो इसकी जो संरचनाएं होती थोड़ा ठोस से थोड़ा सा कम जटिल होती है। और गैस की बात करूं तो उसके जो अणुओं की संरचनाएं में जो रिक्त स्थान है वो अतिरिक्त मात्रा पाया जाता है। इसको हम अब क्या है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या ठोस अवस्था की कंडीशंस होती है, क्या द्रव और गैस में क्या अंतर हमें मुख्यतः प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया कि पदार्थ स्थान घेरता है और उसके होने का अनुभव देता है। वैसे मैं ठोस की बात करूं उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, और द्रव की अगर मैं बात करूं तो उसकी अणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, यानी कि इनके बीच के रिक्त स्थान थोड़ा बढ़ जाता है ठोस के सापेक्ष। अगर मैं गैस की आणविक संरचना की बात करूं तो इनकी जो कुछ संरचनाएं कुछ इस तरह की होती है, यानी कि जो मैं पहला अंतर देखने से ही पता लगता है कि इनके जो अणु के मध्य, यानी कि जो अणु के मध्य की जो दूरी है वो क्या है, बढ़ जाती है। और वो बढ़ जाती है तो ये कैसे बढ़ जाती है, अगर हम इसकी बात करें तो ठोस में मैंने बताया आपको कि ठोस की जो अणु की संरचनाएं होती है जटिल होती है, द्रव में थोड़ा कम जटिल होती है, और गैस में बिल्कुल सरल रूप से क्या फैली हुई होती है। इनके अणुओं की जो संरचनाएं हैं वो क्या है, फैली होती है। अगर मैं बात करूं आकार की तो कल्पना कीजिएगा कि ठोस की जो आकार है वो आप कैसे समझ सकते हैं, क्या वो निश्चित होगा या अनिश्चित। आपके पास दो ऑप्शन है कि मैं बोल रहा हूँ कि ठोस का जो आकार है वो निश्चित होगा या अनिश्चित। अगर निश्चित होगा तो क्यों, मैंने आपको समझाया था भी कि जो इसकी अणु की संरचनाएं कुछ इस तरह की होती है, यानी कि ये दीर्घ राशिक्रम बोलते हैं इसे। जो अणु की जो इसकी संरचनाएं क्या होती है, एक समान रूप से व्यवस्थित होती है, तो इसका जो आकार होता है, ज्यामिति होती है, वो क्या निश्चित होती है। तो इसको लास्ट में हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, फिलहाल मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। और दूसरी बात करूँ मैं द्रव की, तो आपको बताना होगा क्या इसके आकार निश्चित होता है, क्या इसका आकार निश्चित होता है। तो मैं आपको अनुभव करा देता हूँ कैसे, मतलब इसकी कल्पना किस कर सकते हैं आप। एक वाटर लिया आपने, वाटर क्या द्रव है, समझ सकते हो। उसकी अणु संरचना क्या होगी, फैली फूली थोड़ी सी, जो ठोस के बजाय क्या फैली होगी, इतना आप समझ गए। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि द्रव क्यों इसकी आकृति जो है यानी आकार जो है वो अनिश्चित है। तो मैं अगर बात करूँ इसको, अगर आप किसी पात्र में रख देते हो, ठीक है, यानी कि आप वर्गाकार आपने पात्र में उसे रख दिया तो वो वर्गाकार आकृति ले लेगा। अगर आपने मान लो
अब उसने बेलनाकार पात्र में रख दिया तो बेलनाकार आकार ले लेगा। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि जो इसका आकार क्या है, निश्चित नहीं होता है। द्रव का क्या आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। गैस की बात करूं तो गैस के बारे में सोचे, गैस तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप जहां डालोगे हवा में क्या है फैल जाती है, उसका कोई आकार ही नहीं होता। आकार नॉट अ फिक्स, यानी कि अनिश्चित। हमने समझा कि ठोस, द्रव और गैस की जो आकार है वो निश्चित कैसे होते हैं, निश्चित कैसे होते हैं, क्योंकि उनकी जो ज्यामिति है कुछ इस तरह बनी होती है कि वो अपनी जो आकार है वो निश्चित है, निश्चित दिखा रहे हैं। तो अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, जिसमें दूसरा पॉइंट आता है आयतन की, तो आयतन किसे कहते हैं आपको समझना होगा। आयतन क्या है, किसी पात्र में अगर आप पानी रख रहे हो, किसी पात्र में अगर ठोस रख रहे हो, किसी पात्र में अगर आप गैस रख रहे हो, तो वो कैसे अपने फॉर्म चेंज कर रही है, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आयतन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आयतन क्या ठोस का निश्चित होगा? अगर आयतन निश्चित होगा तो क्यों? तो मैं इसके लिए आपको एक जैसे एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। मैंने आपको बताया कि एक बर्फ़ है, तो मान ली एक आपने क्या है बर्फ़ का टुकड़ा लिया, एक बस बर्फ़ का टुकड़ा है, आपने क्या किया, इसे हीट किया। जब आपने इसे हीट किया तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म से क्या है, इसकी फॉर्म चेंज होगी। फॉर्म चेंज कैसे होगी, मैं बता दूँ आपको। ठोस से जब द्रव में चेंज होगा तो ये क्या साफ सीधी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म, यानी कि वाटर में आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म थी, यानी कि जिसे हम बर्फ बोलते हैं, उसे क्या है वाटर बना। लेकिन मैं इसे फिर हीट कर रहा हूँ, इसे क्या कर रहा हूँ, फिर हीट कर रहा हूँ, तो ये ठोस से द्रव, और द्रव से क्या बनेगी, गैस के रूप में बनेगी। तो जिसका आकार मैंने बताया तो क्या निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और इसका अनिश्चित होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ आयतन की। सोचिए, कल्पना कीजिए कि क्या ठोस का जो आयतन है वो निश्चित होगा? सोचिए, मैं बताता हूँ। आप एक ठोस का टुकड़ा ले रहे हैं, ठीक है, और वो आपने किसी बोतल के अंदर रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको दूसरे पात्र में रख रहा हूँ, दूसरे आयतन के पात्र में रख रहा हूँ। वो उतना ही आयतन लेगा जितना वो पहला आयतन ले रहा था, आयतन में कमी नहीं। यानी कि मैं बात करूं ठोस के आयतन की, तो वो होगा निश्चित। अब मैं बात करूंगा द्रव के आयतन की, तो द्रव का आयतन समझिएगा, क्या द्रव का आयतन निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बोतल ले रहा हूँ, उसमें क्या है द्रव डाल रहा हूँ, वाटर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी बोतल ले रहा हूँ, ठीक है, एक बड़ी बोतल ले रहा हूँ, एक छोटी बोतल ली, ठीक है। छोटी बोतल में पानी डाला, हमने माप लिया, मान लो कि 10 मिलीलीटर आयतन हो गया उसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी बड़ा सा बर्तन में क्या कर रहा हूँ, वाटर डाला, उतना ही वाटर डाला जितना पहले डाला था, उतना ही आयतन डाला, तो उतना ही आयतन उसने क्या करा, कवर किया। इससे क्या पता लग रहा है, पहले भी उतना ही आयतन कवर कर रही थी वाटर, और अब भी उतना आयतन कवर कर रही, तो क्या उसका आयतन क्या हो गया, निश्चित होता है। यानी कि वाटर का क्या होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। हमने समझा कि ठोस का आकृति और आकार दोनों निश्चित होते हैं, और पदार्थ में अगर मैं द्रव की बात करूँ तो अनिश्चित द्रव का आकार होता है, और निश्चित की मैं बात करूँ तो आयतन यहाँ पे निश्चित होता है। और मैं गैस की बात करूँ, सोचिए कि आयतन क्या इसका निश्चित होगा या अनिश्चित, क्या निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? अगर मैं यहाँ पे गैस की बात करूँ तो सोचिए, मैंने उसका आकृति और ज्यामिति बताई थी आपको, तो उससे कल्पना कीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ले ली मैंने, ठीक है, किसी पात्र में ले ली, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, उसे किसी पात्र में रखा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे पात्र में रखा, लेकिन इस बार क्या मैंने कंप्रेस कर दिया उस गैस को, क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। यानी कि क्या पता चल रहा है कि दो अलग अलग पात्र में सेम उतनी ही आप ऑक्सीजन डाल रहे हो जितनी दूसरे पहले पात्र में डाला,
उतनी ही दूसरी पात्र डाल रहे हो, लेकिन अंतर कहाँ पर आ जा रहा है, उसके आयतन में। यानी आयतन में क्या हो रहा है, आप उसको घटा बढ़ा सकते हो। यानी क्या है, इसका जो गैस का जो आयतन है वो क्या होगा, यहाँ पे अनिश्चित होगा। फिर मैं बात करूं अंतराणुक बल की, तो अंतराणुक बल क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको। अंतराणुक बल किसी दो अणुओं के मध्य लगने वाला बल होता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं कि जितना अणु के बीच की दूरी कम होगी, उसके बीच अंतराणुक बल उतना ही अधिक होने वाला है। तो सोचिए, यहाँ पर मैंने आकृति बताई थी, दोबारा कल्पना कीजिएगा कि अगर मैं बात करूं अंतराणुक बल की, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ अंतराणुक बल की। मैंने आपको ठोस की कुछ इस तरह से ज्यामिति बताई थी, और द्रव की मैं बात कुछ इस तरह बताई थी, और गैस की कुछ इस तरह बताई थी। इस तरह से मैंने आपको डिफरेंस बताया था। तो मैं बात करूं अंतराणुक, सबसे प्रबल किसमें लगे, बहुत प्रबल, प्रबलतम, कम प्रबल, निर्बल। क्यों, आखिर क्यों मैंने ऐसा बोल दिया, क्या मैंने एक लाइन में बोल दिया और आप समझ गए क्या, नहीं समझे तो दोबारा समझिएगा। मैंने बस हाँ ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था अंतराणु बल किन्हीं दो अणुओं के बीच के लगने वाले क्या बल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितना क्लोज है दो अणु आपस में, तो उतना अधिक क्या है बल लगेगा। यानी कि अंतराणु बल क्या होगा, इसमें प्रबल होगा। तो इसके बीच के अणु की दूरी थोड़ी बढ़ गई है, तो यहाँ थोड़ा कम प्रबल होगा, और यहाँ दूरी और ज्यादा बढ़ गई, तो यहाँ क्या निर्बल होगा, सबसे कम होगा। तो मैंने समझा कि ठोस और द्रव गैस में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, कैसे डिफरेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, उनमें मुख्य अंतर क्या होते हैं। तो इसी प्रकार बनी रहेगी हमारे चैनल में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।